जाब का नशा। जाब का नशा अफीम की तरह है और ये इतना खतरनाक नशा है कि जो लोग इस नशे का शिकार हो जाते हैं, इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, इस नशे की लत के पीछे लग जाते हैं, इस नशे का शिकार इंसान पानी भी नहीं मांगता और इसकी लत के पीछे लगा रहता है। मंथली इनकम, हर माह सैलरी की तलब ऐसे ही होती है जैसे किसी नशावर इंसान को नशे की तलब होती है, जैसे किसी अफीम पे लगे हुए अफीमी को हर माह अफीम की तलब होती है। इसी तरह से नशा आवर इंसान को जो सैलरी के नशे में लग चुका है उसको सैलरी की ज़रूरत होती है। हर माह की 30 तारीख को उसके अंदर की बेचैनी, उसके अंदर की बेकरारी बढ़ती जाती है और आखिरी 10 दिन जो होते हैं मंथ के, उसमें इस नशे का शिकार इंसान अपनी तलब उसकी इतनी बढ़ जाती है कि वो लोगों से पैसे मांगना शुरू कर देता है। अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों से, अजीज़ों से पैसे मांगना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी नशे की तलब आखिरी 10 दिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और इस नशे की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी को तबाह किया। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स, बहुत से बिजनेसमैन, बहुत से ऐसे लोग जो कि कारोबारी दुनिया के अंदर बहुत आगे जा सकते थे, बहुत नाम कमा सकते थे, बहुत होशियार, मेरे जैसे गोल्ड मेडलिस्ट लोग, पढ़े लिखे लोग, सब लोगों ने इस नशे की लत को लगा लिया। और ये नशे की लत इतनी ज़्यादा लगती है कि ये फिर आने वाली कई नस्लों तक चलती है। और इस नशे का शिकार इंसान वो अपनी औलाद को भी इसी नशे का मशवरा देता है। जैसे एक अफीम बंदा पीता है ना, तो अफीम का नशा इतना ख़तरनाक नहीं होता, क्योंकि जो बंदा अफीम खाता है, नशा करता है, वो अपनी औलाद को मशवरा नहीं देता कि तुम अफीम खाओ। वो यही कहता है, बेटा तुम अफीम ना खाओ, बेटा तुम इस चक्कर में ना पड़ो। लेकिन जो इस तनख्वाह के नशे के पीछे लग जाता है, वो अपनी औलाद को भी ये मशवरा दे के जाता है, बेटा ये तनख्वाह का नशा, इसी को ही इंजॉय करो, इसी में ही ठीक है, इसी के अंदर ही सेफ्टी है। और वो उसी के अंदर ही सेफ्टी को ढूंढता जाता है और फिर नशे की लत 30 तारीख तक इतनी बढ़ चुकी होती है कि बस उससे जो बंदर का नाच नाचता है, पहले 30 दिन जैसे उसको नचाया जाता है उसी तरह नाचा जाता है। जैसे एक सर्कस के शेर, जो कि असल में शेर है, जिसको अपना नहीं पता, उसको हर माह जो उसका ओनर है वो उसको गोश्त का एक लोथड़ा फेंकता है। उस गोश्त के लोथड़े की खातर वो पाँव उठा उठा के सलाम करता है, तमाशे दिखाता है और सर्कस के अंदर प्ले करता है। ये चीज़ जाने बगैर कि वो असल में एक कैदी है, ये जाने बगैर कि उसे उस गोश्त के लोथड़े की लत लग चुकी है, वो अगले लोथड़े का इंतज़ार करता है। ये जाने बगैर कि जंगल के अंदर बड़ा सारा जंगल है, उस जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर हैं जिनको वो शिकार कर सकता है। ये जाने बगैर कि ये दुनिया की वुसअत बहुत ज़्यादा है, वो उसी नशे के पीछे लगा रहता है और उस लोथड़े के लिए नाचता है, गाता है, पीता है। उसके बच्चे जो होते हैं वो बच्चों को भी यही बताता है, बच्चों को भी यही समझाता है, और वो शेर की बजाय एक चूहा बन के रह जाता है। और उस चूहे की ज़िंदगी आप में से बहुत सारे लोग गुजार रहे हैं, और उस चूहे की ज़िंदगी मैं भी गुजारता रहा एक पीरियड के दौरान, और आप में से भी बहुत सारे लोग गुजार रहे हैं। और ये ऐसी रैट रेस है, ऐसी चूहों की रेस है जिसके अंदर बिल्ली चूहों का शिकार करती जाती है, लेकिन चूहों को अंदाज़ा नहीं होता। कोई भी चूहा उस रैट रेस से निकल नहीं पाता, क्योंकि रेस तो ये चूहों की है, मंजिल तो किसी और ने डिफाइन की हुई है। आपने उस मंजिल को डिफाइन नहीं किया हुआ, तो इस नशे का शिकारी, मैं इसलिए बताता हूं कि पानी भी नहीं मांगता।
और वो इसी का शिकार रहता है। अब इस नशे से निकलने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक रिहैबिलिटेशन सेंटर की। जैसे जो नशा आवर बंदा होता है उसको रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है, इसी तरह आपको भी रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है। जैसे ही एक नशा आवर बंदे को नशा नहीं दिया जाता तो वो कांपना शुरू हो जाता है ना, कांपना शुरू हो जाता है, उसे कपकपी लग जाती है। इसी तरह इस तनख्वाह के नशे का शिकार इंसान भी कपकपी का शिकार हो जाता है। जैसे ही उसे कोई बिजनेस प्लान नजर आता है, जैसे ही वो कॉपी के ऊपर कोई आइडिया लिखता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है, उसकी मैकेनिज्म बनाता है, साथ ही उसको एक फियर, एक डर, एक कपकपी लग जाती है और वो फिर अपने नशे की तलाश में निकल खड़ा होता है। उसी करतब के अंदर, उसी रैट रेस के अंदर भागना शुरू हो जाता है। और ये डर असल में यही उस नशावर इंसान को, उसके आने वाली जनरेशन्स को भी उसी नशे की लत में, उसी रैट रेस के अंदर लगाता जाता है और ये डर उसे कहीं भी नहीं लेके जाने देता। बिजनेस करने के लिए 4 चीजें बड़ी जरूरी होती हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। उन 4 चीजों में 2 चीजों का होना जरूरी है, 2 चीजें गेन की जा सकती हैं। 4 चीजें क्या हैं? सबसे पहले एक आइडिया होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। दूसरा, पैसे होने चाहिए बिजनेस करने के लिए। तीसरा, टीम होनी चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। चौथा, सिस्टम होना चाहिए उस पूरे प्रोसेस को एक्सपीडाइट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ये 4 चीजें होंगी तो बिजनेस आपका होगा। लेकिन इसमें से 2 चीजें भी हों तो बिजनेस हो सकता है, 2 को अरेंज किया जा सकता है। लेकिन ये नशावर जो इंसान होता है, जिसको तनख्वाह की अफीम के पीछे लग चुका होता है, इसको एक 5वीं चीज की भी जरूरत होती है और वो 5वीं चीज होती है रिहैबिलिटेशन, और जिसको हम करेज कह लें, जिसको हम उस फियर से निजात कह लें, जिसको हम रिहैबिलिटेशन कह लें। रिहैबिलिटेशन के अंदर कुछ अरसा एक मरीज को एक सेंटर के अंदर 3-4 माह के लिए बंद किया जाता है, उसे नशे से दूर रखा जाता है, उसकी बॉडी फिर दोबारा जकड़ती है। इसी तरह उस जॉब वाले बंदे को जॉब से दूर रखना पड़ता है, उसको जॉब से धक्के देके निकालना पड़ता है, उसको जो नेक्स्ट जॉब है उससे दूर रखना पड़ता है। जिस तरह नशे वाला बंदा 3 माह के आने के बाद फिर दोबारा नशे की तरफ भागता है, उसका दिल करता है, इसी तरह जॉब वाले बंदे को भी जब बिजनेस पर शुरू वाले मंथ में स्टार्ट करता है, उसको जब तलब होती है उस नशे की, उसको जब एक्साइटमेंट होती है उस नशे की, तो वो फिर दोबारा सैलरी की तरफ भागता है। जब उसे लगता है बिजनेस काम नहीं कर रहा, बिजनेस उसके एक्सपेक्टेशन की तरफ नहीं जा रहा, वो फिर दोबारा उस नशे की तरफ भागता है, उसी शेर की तरह जिसको, या उसी पालतू कुत्ते की तरह, या उसी जानवर की तरह जिसको घर में किसी ने पा रखा है। उसको अगर आप छोड़ भी दो, आजाद भी कर दो, तो वो फिर दोबारा से एक मालिक को ढूंढने की कोशिश करता है, वो फिर दोबारा से एक सरकश को ढूंढने की कोशिश करता है। इसी तरह से जॉब वाले बंदे की जॉब चली जाए, बिजनेस वो शुरू कर दे, स्टार्ट में बिजनेस का रिटर्न थोड़ा बहुत नहीं आता, वो फिर दोबारा से भागता है किसी ओनर की तलाश में, किसी मालिक की तलाश में। और फिर जब वो जॉब ज्वाइन कर लेता, फिर कहता वाह शुक्र है मेरा तो नशा मिल गया, बिजनेस तो कामयाबी नहीं हुआ, बिजनेस तो फेल हो गया, मेरा बिजनेस तो चलता ही नहीं। भाई क्यों चलेगा तेरा बिजनेस? तू तो नशे का शिकार है, तू तो नशे का मरीज है, तुझे तो तनख्वाह की लत लग चुकी है, तेरा तो जल्दी ही नशा टूट गया, पहले साल के अंदर ही तू छोड़ के भाग गया क्योंकि तुझे नशा लगा हुआ था। और तू अपने आने वाली औलादों को भी यही मशवरा देगा कि इसी नशे का ही शिकार हो जाओ। तो अब बहुत से लोग पूछते हैं इस नशे से निकला कैसे जाए, इस तनख्वाह के नशे से जान छुड़वाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन ये तो आपको बहुत जरूरी चाहिए। और थर्ड चीज आपको सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि ये नशे का जो डर है ये असल में लिंक्ड है आपकी सेफ्टी के साथ। आपको एक सेफ्टी की नीड क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अब हर चीज को सिक्योर करके चलना चाहते हो, हर चीज के अंदर सेफ्टी
तलाश करते हो जो कि असल में अवेलेबल नहीं होती। अच्छा, जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे अपना कमेंट ज़रूर दें, मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आप भी इस नशे का शिकार हैं। अगर हैं तो क्या आप इस नशे से जान छुड़वाना चाहते हैं? ये मेरे नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपको इसका हल बता सकूं कि आपको इससे जान कैसे, इस नशे से आपने छुड़वानी है। अभी कमेंट के अंदर लिख लें कि क्या आप इस नशे का शिकार हैं या नहीं हैं, और कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि क्या आप इस नशे से जान छुड़वाना चाहते हैं या आप नहीं छुड़वाना चाहते, या आप इससे एग्री करते हैं मेरी बात से, या आप मेरी बात से डिसएग्री करते हैं। अच्छा, ऐसे बंदे को सेफ्टी चाहिए होती है और सेफ्टी के लिए वो हर चीज करता है, जो भी वो कर सकता है। उसकी गैरत, उसकी हिम्मत, उसके अंदर जो आदमी इंसान पैदा किया गया है, वो सेफ्टी के लिए उसको भी कुर्बान कर देता है। वो हर कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हो जाता है, इस नशे का शिकार आदमी। अब इस नशे से निकलने के लिए दो ही हल हैं, या तो उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में बंद किया जाए, या उस बंदे के साथ कुछ अनहोनी की जाए, वो भी एक तरह की रिहैबिलिटेशन ही है। यानी कि उसको जॉब मिले ही ना, बिल्कुल जॉब कोई दे ही ना उस बंदे को, उसको बिल्कुल ही हर चीज से दूर रखा जाए, जॉब की लत से, जॉब के नशे से, सैलरी के नशे से उसे दूर रखा जाए, या फिर वो बंदे को वो सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, वो सेफ्टी प्रोवाइड की जाए जो कि वो इंसान की जरूरत है। और जब वो सेफ्टी मिल जाएगी उस बंदे को, लत तो फिर भी उसकी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मजीद की तलब होती है। जैसे आप अफीम खाते हैं, मजीद की तलब होती है, नशावर इंसान को मजीद की तलब होती है, उसमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। ऐसे इंसान को भी जॉब के अंदर सेटिस्फाई मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन अगर उसकी सेफ्टी की नीड को कम कर दिया जाए, सेफ्टी की नीड का कोई सोल्यूशन निकाल लिया जाए, तो वो बंदा इस बीमारी से निकल सकता है। अब ये सेफ्टी कैसे तलाश की जाए, कहां से आई ये सेफ्टी? या तो आपका कोई भाई बहन कनाडा बैठा हो, अमेरिका बैठा हो, यूके बैठा हो, आपको पैसे भेज दे, आपके लिए कोई बिजनेस खड़ा कर दे, आपके लिए कोई प्रॉपर्टी ले दे जिसमें से रेंट आता जाए, कोई बिजनेस दे दे जिसमें से फिक्स इनकम आती जाए, या बिजनेस में से ही सैलरी आती जाए, या तो एक ये सेफ्टी सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर आपका कोई मामा, कोई चाचा, कोई भाई, कोई बहन आपको ये सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं, आपके वालिद साहब की कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई आपको घर में ये कहने के लिए रेडी नहीं कि चल बेटा खेल, मैं हूं ना तेरे पीछे, तू खेल मेरा बच्चा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, घर का खर्चा मैं देख लेता हूं, तू खेल, तो उसकी सेफ्टी की नीड पूरी नहीं होती। उस सेफ्टी की नीड को पूरा करने के लिए एक ही सोल्यूशन है कि वो अपनी तनख्वाह में से पैसे बचाए, वो अपनी तनख्वाह में से पैसे बचाए और उन पैसों को वो कहीं पे लगाए, ऐसी जगह के ऊपर वो पैसों को लगाए जहां से उसकी जो रिटर्न है, उसकी इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है, वो उसकी इनकम के बराबर ना हो जाए, जो वो इनकम ले रहा है उसके बराबर ना हो जाए। मिसाल के तौर पे हर माह उसकी 1 लाख सैलरी है, तो उसमें एक स्टैंडर्ड रूल है, बेंच मार्क है ये, कि आप अपनी सैलरी का 40% हर मंथ बचाओ, 40% आप इसी तरह बचाओ जैसे कि आप अपनी गवर्नमेंट को टैक्स देते हो। टैक्स देते हो, उसमें से टैक्स कट जाता है ना, ऑटोमेटिकली कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट आप पे ट्रस्ट नहीं करती, उनको यकीन नहीं है कि आप खुद टैक्स दोगे, इसलिए वो आपके एम्प्लॉयर को कहती है कि इसकी ये जो सर्कस का जो शेर है, या मेरी तरह गुडगुडी बजाने वाला बंदर है, इसकी सैलरी में से ही टैक्स काट लो, पहले से ही निकाल लो, क्योंकि अगर वो टैक्स भी इसको दे देंगे तो इसको उसका भी चस्का लग जाएगा, अफीम की तरह जुड़ जाएगा। इससे पहले से ही निकाल के रख लो, तो वो गवर्नमेंट जो है वो पहले से ही टैक्स और पैसे निकाल के साइड पे कर देती है, और आपके पास बकाया सैलरी बचती है, और आप मजबूर हो जाते हो कि वो बकाया को ही खर्च करना है। 1 लाख वाले बंदे को 70-80 हजार रुपया ही मिलता है, वो 80 हजार को ही खर्च करता है। इसी तरह आपने ये जो 40% इन्वेस्टमेंट है जो आपने अपने बिजनेस पे लगानी है, जिसके अंदर आपने ग्रोथ अचीव करनी है, इस इन्वेस्टमेंट को भी आपने इसी तरह ही इनकम टैक्स की तरह अपनी सैलरी से पहले ही काट लेना है। और सैलरी से पहले ही काटने का जो सबसे आसान तरीका होता है
कि कुछ एम्प्लॉयर आपको एडवांस देते हैं, उनसे एडवांस सैलरी ले लिया करो और उन्हें 12 मंथ इंस्टॉलमेंट पे कटाया करो ताकि इकट्ठी इन्वेस्टमेंट आ जाए। अक्सर इन्वेस्ट जो एम्प्लॉयर हैं वो आपको 12 मंथ इंस्टॉलमेंट देते हैं, वो 12 मंथ इंस्टॉलमेंट ले लिया करें, लाजमी उसको छोड़ा मत करें, क्योंकि वो इकट्ठी आ जाती है, इकट्ठी लेके आप फिर उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बजाय कि आप टोटे टोटे में मनी आपके पास कम होती है, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन जो हैं वो आपके पास कम रह जाते हैं कंपैरेटिवली। तो जबकि 12 मंथ अगर आप इंस्टॉलमेंट आपने इकट्ठी सैलरी ले ली है, कोई ना कोई करके सैलरी एम्प्लॉयर आपके सभी दे देते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट होती है, उसे पता ही है अगर मैं इसको एडवांस दे दूंगा ये मेरे साथ लॉन्ग टर्म रहेगा, कम से कम अगले 12 माह तो रहेगा, तो आप उस सैलरी को, उस एडवांस को जरूर ले लिया करो। और इस तरह लिया कोशिश किया करो कि वो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि आप उसको इन्वेस्ट कर दो कि किसी प्लॉट के अंदर, किसी रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर, किसी स्टॉक मार्केट के शेयर के अंदर, किसी छोटे भाई को बिजनेस कराने पे, किसी पार्टनरशिप के ऊपर, किसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके ऊपर आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो और वो एडवांस लमसम पेमेंट आपके बहुत काम आएगी। मैंने भी लाइफ में ऐसा ही किया शुरू से, जब मैं एक मल्टीनेशनल में जॉब करता था, क्योंकि मैं भी उसी गिद्दड़ रेस, उसी रैट रेस के अंदर से आया हूं, उसी रैट रेस के अंदर से मैंने पार्टिसिपेट किया, ये जॉब शॉप भी करता रहा हूं, मैं भी एक सर्कस का शेर बन के रहा हूं, गुडगुडी बजाता रहा हूं हर वक्त, और मैं भी एडवांस लिया करता था हमेशा और उसको इन्वेस्ट करता था प्रॉपर्टी के अंदर, डिफरेंट चीज़ों के अंदर, जहां भी मैं इन्वेस्ट कर सकता था। आप भी अपना 40% एडवांस ही ले लिया करो और उसको इन्वेस्ट किया करो, नंबर 1। नंबर 2, इंस्टॉलमेंट पे चीजें ले लिया करो, एसेट जैसे प्रॉपर्टी है इंस्टॉलमेंट पे वो ले लिया करो, इंस्टॉलमेंट पे बिजनेस कर लिया करो। जैसे मिसाल के तौर पे आपका छोटा भाई है, वो बिजनेस करवा रहे हैं, आप उसको हर माह बिजनेस के अंदर 30,000 फिक्स कर लो कि ये तो मैंने डालने ही डालने हैं, हर माह बिजनेस के अंदर 40,000 फिक्स कर लो कि ये तो मैंने डालने ही डालने हैं, हर माह के अंदर 1 लाख जो भी आपकी इनकम है उस हिसाब से फिक्स कर लो कि ये तो पैसे मैंने बिजनेस के अंदर डालने ही डालने हैं। इस अप्रोच के साथ आप आगे जाते जाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, आपकी ग्रोथ होती जाएगी और आप सेविंग करते जाओगे। अब आप लोगों में से कौन कौन लोग हैं जो इतनी सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि काफी अरसे से मैं कह रहा हूं सेविंग करने का, मुझे बताएं किस किस ने 40% सेव करना शुरू कर दिया है, नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताएं, और किस किस ने अभी सोच रहा है, जो अभी कर नहीं पाया, जिसके एक्सपेंसेस ही पूरे नहीं होते। और मुझे ये भी बताएं कौन कौन सा बंदा मेरी इस अप्रोच से एग्री करता है कि हाँ 40% बचाना चाहिए, और कौन कौन सा बंदा मेरी इस अप्रोच से एग्री नहीं करता कि हाँ 40% नहीं बचाना चाहिए क्योंकि हमारे पास बचता ही नहीं। अपना व्यू पॉइंट ज़रूर लिखें ताकि फिर मुझे नेक्स्ट आपको समझाने में आसानी होती है आपके फीडबैक को पढ़ने के बाद। अब ये जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो बिजनेस के अंदर, 40% आप इसको बिजनेस के अंदर हर माह डालते जाओ। अब वो बिजनेस के अंदर डालने के लिए आपको एक शेर का बच्चा चाहिए, क्योंकि आप तो सर्कस का, आप तो एक गुडगुडी बजाने वाले रैट रेस में लग गए हैं। एक बच्चा चाहिए जो आपका भाई हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपका कज़न हो सकता है, या कोई और बंदा हो सकता है जो आपकी जगह उस शेर का किरदार अदा करे, जिसने शिकार करना है, जिसने उस रैट रेस के अंदर नहीं जाना। उसके लिए आपको वो बंदा चाहिए जो आपको तलाश करना है, जिसके ऊपर आप हर मंथ एक 40,000, 40% अगर 1 लाख सैलरी है, अगर जितनी भी सैलरी है आपकी 40% जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट करते जाएं, और वो आपके लिए बिजनेस के ऊपर उसको लगाता जाए, लगाता जाए, लगाता जाए, और आप डालते जाएं। और कब तक आपने करना है? तब तक करना है जब तक वो 40% से जो रिटर्न है वो आपकी करंट सैलरी के बराबर नहीं हो जाती, करंट इनकम के बराबर नहीं हो जाती। क्योंकि जब आपकी वो करंट इनकम के बराबर हो जाएगी, करंट सैलरी के बराबर हो जाएगी, तो जिसकी हमने बात की ना कि या तो रिहैबिलिटेशन चाहिए होती है या सेफ्टी चाहिए होती है, तो आपको वो सेफ्टी मिल जाएगी जो आपके एक्सपेंसेस को पूरा कर पाएगी। आपको वो जो लोथड़ा चाहिए होता है हर मंथ, वो मिलना शुरू हो जाएगा, ताकि आपकी वो सेफ्टी की नीड पूरी होती जाए, और फिर आप पूरी तरह से खेल पाएंगे मार्केट के अंदर, बिजनेस के अंदर कूद पाएंगे, क्योंकि अब आपकी नीड पूरी हो रही है। आप मुझे बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो हर माह 30 तारीख को जेब खाली होती है और हलकाते फिरते हैं हर तरफ, किसी से 1,000 मांग रहे हैं, किसी से 2,000 मांग रहे हैं, किसी से 5,000 मांग रहे हैं,
और फिर उसको मंथ की सैलरी आने पे ही सारे पैसे वापस करते हैं। किसी को 1,000 लौटा रहे हैं, किसी को 5,000 लौटा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे लोग हैं? डेफिनेटली अक्सरियत सैलरी क्लास का यही डायलेमा होता है। मैं जब 10,000 कमाता था तब भी ऐसे ही था। मैं जब 5 लाख कमाता था मंथली तब भी ऐसा था। मैं जब कनाडा में आके 10 लाख कमाने लगा मंथली तब भी ऐसा ही हुआ। 12 लाख पे भी ऐसा ही हुआ मंथली, क्योंकि सैलरी का चस्का ही ऐसा है। सैलरी वाला बंदा कोई ना कोई चीज़ तलाश कर लेता है जहां पे उसने एक्सपेंस लगाने होते हैं, क्योंकि एक शुरू से आदत होती है। आपने देखा होगा जैसे जैसे आपकी सैलरी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। मुझे याद है जब मैं पहली जॉब की, 4,000 मेरी पहली तनख्वाह थी, और 4,000 जब मैंने अर्न किया उसमें से भी मंथ पे मेरे पास 100-200 रुपया कभी कभी बच जाया करता था। जिसकी सैलरी थोड़ी उसके पास पैसे ज़्यादा बचते हैं। और जब मेरी सैलरी 2.5 लाख रुपया हुई पर मंथ, तब मैंने देखा कि कुछ भी नहीं बच रहा। तब सारा खर्च हो रहा है। मेरे इर्द गिर्द लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, मेरी टिप टॉप बढ़ गई है, मेरे खाने की आदत, मेरी तोंद बढ़ गई है। ऑटोमेटिकली मैं सारी स्पेंडिंग हर तरफ कर रहा हूं और मंथ एंड पे कुछ भी नहीं बच रहा। यही आप लोगों का हाल है। जितनी सैलरी बढ़ती है उतना बड़ा कंगला, जितनी सैलरी ज्यादा उतना बंदा कंगला, जितनी सैलरी कम फिर भी उसके पास मंथ एंड पे 100-200 रुपया एक्स्ट्रा होता है। लेकिन जैसे सैलरी बढ़ेगी आप उतने ही कंगले होते जाओगे। कनाडा में आया, सैलरी और बढ़ गई, ग्रुप सीएफओ लग गए हैं, 10-10 लाख 12-12 लाख कमा रहे हैं मंथली, और फिर भी वही हाल, क्योंकि आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके पैसे जो है वो हर मंथ के एंड पे कम हो जाते हैं, और यहां तक कम हो जाते हैं कि ऐसे लोग जिनकी सैलरी 35-35 हज़ार होती है, आप उनसे हजार रुपए की भीख मांगते हो कि मुझे 1,000 रुपया दे दो, मेरा शॉर्ट हो गया है मंथ एंड पे। और ये सिचुएशन, ये नशा आपका इस लेवल तक आपको ले जाता है। अब गेम सारी आपके दो ही चीजों के इर्द गिर्द घूम रही है। आपकी सेफ्टी के अंदर, जो आपकी सेफ्टी की नीड है उसके अंदर, और आपको ये जो रिहेबिलिटेशन चाहिए जो आपको मिल नहीं रही, क्योंकि हर कोई आपको कह रहा है, आपका दोस्त भी, यार तेरी लगी लगाई जॉब है, तेरी लगी लगाई सैलरी है, हर मंथ तेरी आ जाती है, और उसके चक्कर में आप गुलामी करते हो। जो ओन एम्प्लॉयर होता है स्टार्ट में आपकी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा होता है, इज्जत कर रहा होता है। जब उसे लगता है कि अब आपको चस्का लग गया है, जब आपकी मेंटालिटी को वो समझ जाता है, आपकी सोच को वो समझ जाता है, आपको वो समझ जाता है कि आपको कितने के नशे के शिकार हैं, तब वो आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मजरू करना शुरू कर देते हैं अक्सर लोग। क्योंकि पाकिस्तान में अक्सरियत ऐसी है, गुलामी की मेंटालिटी है, गुलाम रखना लोग और गुलाम बनाना लोग पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपके पास सेफ्टी है, यानी बैक एंड पे सेफ्टी अवेलेबल है, तो ऐसे लोग जॉब भी शेरों की तरह करते हैं। ऐसे लोगों के रेजिग्नेशन लेटर भी उनकी जेब में ही पड़े होते हैं। ऐसे लोग शेर होते तो नहीं, होते तो उसी रैट रेस के शिकार हैं, लेकिन वो दढ़ाते भी शेर की तरह ही हैं, और वो बात भी आंखों से आंखें मिला के करते हैं, चाहे वो जॉब भी कर रहे हैं। मेरी पूरी गुफ्तगू से आप ये हरगिज मत समझिएगा कि हर बंदा बिजनेस करेगा और जॉब करना बुरी बात है। आप ये हरगिज मत समझिएगा, अखज़ मत कीजिएगा कि मैं आपको कह रहा हूं कि जॉब करना बुरी बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपनी फैमिली से तरबियत ही ऐसी मिली है, उन्होंने अपने वालिदैन को जॉब करते देखा, अपने दादा को जॉब करते देखा, अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों को जॉब करते देखा, अपने कज़नों को जॉब करते देखा। उनकी तरबियत ही जॉब के लिए है। वो जॉब से ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो गुलामी करके ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अक्सरियत लोग जो इस नशे का शिकार हैं, उनको मारूसी बीमारी बाज़ दफ़ा नहीं लगी होती, बल्कि वो खुद ही उस लत का शिकार हो जाते हैं। अपने दोस्तों में, अपने इर्द गिर्द सारे पिंजरे में कैद शेरों को देख के वो भी उसी पिंजरे में जाके खुद को कैद कर लेते हैं। उनके लिए मे बी बिजनेस ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बजाय कि उन लोगों के जो कि ऑलरेडी इस नशे का नस्ल दर नस्ल शिकार हैं, और जिनको एक बिजनेस में एक गलती करने पे 50 लोग डंडा मारने वाले हैं कि तूने ये गलती क्यों की, तू इधर फेलियर क्यों हुआ।
ये समझे बगैर कि फेल होने से ही कामयाबी आती है, ये समझे बगैर कि फेल होने से ही अगली दफ़ा बेटर होता है। पहली दफ़ा तो कुछ भी नहीं होता, पहली दफ़ा तो कामयाब आप जॉब में भी नहीं होते, पहली दफ़ा तो आप बुक कोई पढ़ो, कोई और लैंग्वेज खोलो, उसमें भी कामयाब नहीं होते। अब एक लैंग्वेज आपने जॉब की पढ़ी, वो टोटली अपोजिट है, माइंडसेट ही अपोजिट है, मेंटालिटी ही अपोजिट है। अब दूसरी जो जॉब है आपकी, जो कि बिजनेस की है, वो किताब ही अलग है, वो माइंडसेट ही अलग है, वो सोच ही अलग है। अब ए से जेड में जाने पे गलतियां तो करोगे, ए बी सी, आप सीधा ए से जेड पे तो नहीं पहुंचोगे, क्योंकि जेड इज इक्वल टू बिजनेस, ए इज इक्वल टू जॉब। ए से जेड में टाइम तो लगेगा, और उस टाइम के दरमियान गलती भी करोगे, क्योंकि बच्चे को सीखते सीखते 2-3 साल तो लगते हैं। और मसला यह है कि वो आपको सीखने की मोहलत कोई नहीं देता, ना आपके घर वाले, ना रिश्तेदार। हालांकि जॉब में सीखने की मोहलत मिलती है, पिसते आप उधर भी उतना ही हो, उससे ज़्यादा पिसते हो, उस पर भी आप कई साल लगाते हो। जॉब पे आप कितना साल लगाते हो? पहले 16 साल पढ़ते हो, 16 से 18 साल पढ़ते हो, उसके बाद आप जॉब कहीं पे इंटर्नशिप करते हो, साल वहाँ दो रगड़ा खाते हो, फिर जूनियर पोजीशन पे 2-3 साल वहाँ रगड़ा खाते हो, 3 साल हो गए, और 16-17 साल, 17 साल पीछे, 20 साल आप जॉब के लिए रगड़ा खाते हो, और फिर आप जाके पैसे कमाना शुरू करते हो, एक रिस्पेक्टेबल अर्निंग करना शुरू करते हो। लेकिन बिजनेस के अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अभी शुरू किया है, आज ही पैसे आना शुरू हो जाएं, आज ही मैं मास्टर बन जाऊं, ए से जेड में टक करके पहुंच जाऊं। ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि कोई भी चीज पहली दफा कामयाब नहीं होती, कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस 1-2 साल से पहले कामयाब नहीं होता, क्योंकि आपका डर ही खत्म नहीं हुआ होता, आपकी मेंटालिटी ही डिफरेंट, आपकी सोच भी डिफरेंट, आपने बुक्स भी डिफरेंट पढ़ी, आपने लैंग्वेज भी डिफरेंट पढ़ी। अब आप न्यू लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, न्यू बुक पढ़ रहे हैं, मेंटालिटी, सोच, हर चीज आपकी चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली हर चीज कन्वर्ट हो जाएगी, सोच चेंज करनी पड़ेगी। सोच चेंज होने में 2 से 3 साल तो लगते हैं, और 2-3 साल के बाद ही आप उस लेवल पे पहुंच पाते हो जो आपको कामयाबी दे सकता है, सक्सेस दे सकता है। तो बिजनेस से भी एक्सपेक्टेशन आपकी अगर अनरीजनेबल है, जैसे बहुत से लोगों की अनरीजनेबल हैं, जैसे मैं पूछता हूं कि कितने देर बिजनेस किया, तो वो कहते हैं 1 साल, कोई कहता 6 माह, 6 माह के बाद छोड़ दिया, कोई कहता 3 माह के बाद छोड़ दिया, किसी ने 1.5 साल में छोड़ दिया। तो ये अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। अगर आपकी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है तो फिर आप जा भी ठीक है आपके लिए, फिर आपके लिए वो नशा ही ठीक है, उसी नशे की लत के अंदर लगे रहो। और अगर अच्छा एम्प्लॉयर है तो सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर अच्छा एम्प्लॉयर नहीं है तो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। और अगर इसी नशे में रहना है तो फिर 40% रूल को अप्लाई करो, ताकि आपको सेफ्टी मिले, ताकि आप उस रैट रेस के अंदर भी थोड़ा अकड़ के रहें, आंखों के आंखें मिला के बात कर पाएं, अपनी जो आवाज़ है उसको एक रिस्पेक्टेबल अंदाज में सर उठा के बात कर पाएं। लेकिन अगर आपको पता है कि घर में बच्चे बैठे हुए भूखे, अगर आपको पता है कि मैंने मंथली बिजली का बिल देना है, आपको पता है कि मैंने मंथली अपने बिल्डिंग का रेंट देना है, अगर आपको पता है कि मेरे मेडिसिन मैंने अपने वालदा की लेनी है, वालद की लेनी है, आपको पता है कि आपके बगैर अगले मंथ 30 तारीख के बाद घर नहीं चलेगा, कि अगर आप अर्न नहीं करेंगे, अगर ये आपके पास है, यानी कि सेफ्टी नहीं है आपके पास, तो फिर तो आप डरेंगे। जितने मर्जी गोल्ड मेडलिस्ट हैं मेरी तरह, जितने मर्जी आप इंटेलिजेंट हैं मेरी तरह, इस तरह ऐसे ऐसे करेंगे आप। क्यों? क्योंकि सेफ्टी नहीं। तो सेफ्टी के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा 40% आपको निकाल के सैलरी का, बिजनेस के अंदर, कहीं पे इन्वेस्टमेंट के अंदर, कहीं प्रॉपर्टी के अंदर, किसी ऐसी चीज़ के अंदर जहां से आपको सेफ्टी डेवलप हो। और 2-3 साल करेंगे, तीन या चार, 3 साल तो खैर थोड़े कम बताया, 5 साल करना पड़ेगा। 5 साल इस चीज़ को करेंगे तो होपफुली आपकी जो इनकम है वो इतनी हो जाएगी कि आपको वो सैलरी की सेफ्टी आपको देती जाएगी, आपके जो मंथली बिल हैं जिसके लिए आप मजदूरी करते हो वो आपको मिलता जाएगा, वो गोश्त का लोथड़ा जिसकी वजह से आप गुलामी कर रहे हो वो आपको ऑटोमेटिकली उधर से मिलता जाएगा, फिर आप फ्री हो पाएंगे। अक्सर लोग इसके बाद भी फ्री नहीं हो पाते क्योंकि उनको रिहेबिलिटेशन चाहिए होती है। लेकिन कुछ लोग मिक्स स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं कि वो जॉब भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, वो मिक्स स्ट्रैटेजी, क्योंकि जॉब से अर्निंग, उनका जॉब के अंदर स्किल सेट ही बहुत बढ़ चुका होता है, उनको टेक्निक ही बहुत आ चुकी होती है जॉब से पैसे कमाने की, वो पैसे ही बहुत कमाते हैं, और वो फिर जॉब भी कंटिन्यू रखते हैं, वो अपना बिजनेस भी कंटिन्यू रखते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यू रखते हैं, और ये लोग बड़े सक्सेसफुल रहते हैं। इनको आप रैट रेस का हिस्सा नहीं कह सकते, ये कामयाब लोग होते हैं।
और इन्होंने दोनों तरह के ग्राउंड है उन पे ये खेलना सीख चुके होते हैं, और ये सैलरी से 5-10 लाख में मंथली कमा रहे होते हैं, अपनी जो बिजनेस है उससे पैसे कमा रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं, दूसरों पे पैसा भी लगा रहे होते हैं। ये मॉडल भी बहुत अच्छा है, ये मे भी अकेला बिजनेस का मॉडल उससे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर आप सारे गेमों में खेल रहे हो, हर ऑलराउंडर हो, हर टीम के अंदर, हर गेम के अंदर आप इन हो, और आप कहीं भी डर नहीं रहे, ना इधर डर रहे हो ना इधर डर रहे हो। ऐसा एम्प्लॉई अपने बिजनेस के लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए भी बहुत अच्छा रिसोर्स होता है, और इसके पास एडवाइजेस भी बहुत होती हैं, इसका एम्प्लॉयर भी इसको नहीं निकालता, ये जॉब में भी अय्याशी करता है, सीनियर पोजीशन तक जाता है। ऐसा जो एम्प्लॉई है, ये इसकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये तभी कर पाओगे जब आप 40% अपनी सैलरी में से सेव करके अगले 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करोगे ऐसी जगह के ऊपर जहां से, यहाँ तो बिजनेस के अंदर या प्रॉपर्टी के अंदर, या ऐसी जगह पे जहां पे आपकी अगले 3 से 5 साल के अंदर जो आपकी इनकम है उस इन्वेस्टमेंट से आपकी सैलरी से ज़्यादा हो जाए, और इसको रिलीजियसली इन्वेस्ट करोगे। रिलीजियसली इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आप कभी भी चूकोगे नहीं। आपके पास खाने के पैसे हैं या नहीं, जूता लेने के लिए पैसे हैं या नहीं, शर्ट लेने के लिए पैसे हैं या नहीं, लेकिन आप इन्वेस्ट जरूर करोगे उस 40% को। इसी तरह जैसे आपका टैक्स कट जाता है, इसी तरह ये इन्वेस्टमेंट टैक्स जो आपके फ्यूचर के लिए है, ये अगले 3 से 5 साल आपकी सैलरी में से कटता जाएगा, और आप उसको देते जाओगे, और आप ये घर वालों को नहीं बताओगे। आप यही बताओगे कि मेरी इनकम ही कम है। आप घर वालों को नहीं बताओगे कि मेरे पास वो 40% अवेलेबल है। आपकी अगर 1 लाख इनकम है तो आप 60,000 ही बताओगे कि मेरे पास 60,000 ही टेक होम है। टेक होम क्या होती है? वो सैलरी जो आपके बैंक में आती है। तो आप यही बताओगे कि मेरी टेक होम ही 60,000 है, 1 लाख नहीं है। आप यही बताओगे कि मेरी टेक होम ही 6 लाख है, 10 लाख नहीं है, और फिर आप इन्वेस्ट कर पाओगे। अगर आप अपने इर्द गिर्द बता दोगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ों को, अपने ब्रदर्स को कि मेरी इतनी इनकम है। फूत भी बहुत, ये जो नशे का शिकार है इनमें फूत की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, और फूत की बीमारी की वजह से सैलरी बंदा बहुत खर्चे करता है, बहुत इररेलेवेंट स्पेंडिंग करता है, और इस फूत की बीमारी से आपने बचना है, और उस सेविंग को इन्वेस्ट करते जाना है, रिलीजियसली इन्वेस्ट करते जाना है, और उसको रिलीजियसली जब इन्वेस्ट करते जाएंगे तो फिर आप इजीली इस रैट रेस से निकल पाएंगे और आगे जाते जाएंगे। अपने व्यू पॉइंट ज़रूर दें। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। आप मेरी बात से डिसएग्री करते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं। क्यों एग्री करते हैं वो भी मुझे बताएं, क्यों डिसएग्री करते हैं वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी जो मेंटालिटी है उसको अंडरस्टैंड कर पाऊँ, आपके लेवल को अंडरस्टैंड कर पाऊँ, और नेक्स्ट दफ़ा जब हम दोबारा से कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, भाइयों की तरह बैठ के आपस में हम गपशप लगाएं, डिस्कस करें, तो मैं उस पॉइंट को भी हाईलाइट कर पाऊँ और अपना व्यू पॉइंट, अपनी सबमिशन आप लोगों की खिदमत में पेश कर पाऊँ, ताकि फिर हमारी जो हेल्थी कन्वर्सेशन है वो एक रिजल्ट की तरफ जाए, ताकि हम लोग वो अचीव कर पाएँ जो हम कोलेक्टिवली अपने लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों के लिए, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए अचीव करना चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई बुलशिट। अल्लाह हाफिज़।